नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे देश के सरकारी खर्चों की जांच करने वाली संस्था सीएजी के रिपोर्ट की। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी जिसको कि आप सीएजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने बताया कि सरकार ने सरचार्ज और सेस से बहुत ज्यादा पैसा कमाया, लेकिन उसका पूरा इस्तेमाल तय कामों पर नहीं किया गया। सबसे पहले सरकार के खजाने में कितने लाख करोड़ रुपए आए, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सीएजी की रिपोर्ट की चिंताओं को भी समझेंगे और सरचार्ज और सेस क्या होते हैं, इसको भी आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इस कहानी के बाद चर्चा होगी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की। रघुराम राजन ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका के द्वारा दी गई धमकी से दोनों देशों के बीच में केवल तनाव बढ़ेगा, सिर पर बंदूक रखकर बातचीत नहीं होती। रघुराम राजन ने ट्रंप टैरिफ पर और क्या क्या बातें कही, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की, इससे जुड़े मसलों की। देश में एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बेचा जा रहा है, कई लोग इसके फायदे गिना रहे हैं तो ऑटो एक्सपर्ट इसके नुकसान बताने में लगे हुए हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कार की वारंटी को लेकर भी पोस्ट जो है कई वायरल हुए। कहा गया कि इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन ताजा अपडेट यह है कि सरकार ने इस पूरे मसले पर अपना जवाब दिया। क्या E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने वालों को इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। डायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पर अच्छी खबर नहीं है। कलेक्शन में इस बार पिछले साल के मुकाबले कमी रही है। आंकड़ों को देखें तो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3.95% यानी 4% घटकर लगभग 6.64 लाख करोड़ रुपए, जबकि यह पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 की इसी अवधि में 6.91 लाख करोड़ रुपए था। बता दें, डायरेक्ट टैक्स में कंपनियों, व्यक्तियों, पेशेवरों और अन्य संस्थाओं की आय पर टैक्स शामिल होता है। नेट कंपनी टैक्स कलेक्शन लगभग 2.29 लाख करोड़ रहा, जबकि नॉन कंपनी टैक्स कलेक्शन 4.12 लाख करोड़ रहा। इसके अलावा 1 अप्रैल से 11 अगस्त के बीच सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी कलेक्शन भी 22,362 करोड़ रुपए देखने को मिला है। प्रवीण सर, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन क्यों घटा? इसके अलावा सरकार ने करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जो 25.20 लाख करोड़ का जो रहने का अनुमान या जो आप कहिए कि टारगेट रखा है, वो कैसे, अगर इस गिरावट वाली बात रही तो कैसे हासिल होगा सर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिफ़ंड का इस पूरे ड्यूरेशन में यानी 1 अप्रैल से लेकर 11 अगस्त तक का जो डेटा आया है, उसमें जो सरकार का बताना है वो ये कह रहे हैं कि जो रिफ़ंड की तादाद बढ़ी है उसकी वजह से ये पूरा का पूरा, खासतौर पे कॉरपोरेट टैक्स के जो रिफ़ंड है उसकी वजह से ये जो नंबर है टैक्सेस का, इसमें गिरावट आई है। 6.5 लाख करोड़ के आसपास आया है और वो लगभग 4% आपका डाउन है जी। दूसरी बात जो कही जा रही, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन है उसको भी जो बढ़ा दिया गया है, उसको एक्सटेंड किया गया है, उसकी वजह से भी टैक्स फाइलिंग नहीं हुई है और इस वजह से टैक्स का कलेक्शन भी उसमें कम हुआ है। तो ये 2 बड़े फैक्टर बताए जा रहे हैं, लेकिन टैक्स कलेक्शन का कम होना एक तरह का थोड़ी सी खतरे की घंटी भी है। जो सरकार के टारगेट्स जो सरकार लेके चल रही है इस साल टैक्स के बढ़ाने के, वो उस पर असर आ सकता है। एक और जो बड़ा मसला है वो इस बात का है कि जिस तरह से सरकार ने इस फिस्कल ईयर से आपका शुरू किया है 12,75,000 रुपये तक की जो टैक्स छूट है जी, क्या उसकी वजह से भी टैक्स कलेक्शन में अब गिरावट आएगी और ओवरऑल जब साल के आखिर के जब टैक्स कलेक्शन के नंबर होंगे तो पिछले साल के मुकाबले कितना नंबर गिरता है, ये देखने वाली बात होगी। या सरकार जो टारगेट्स हैं उसको इसके बावजूद अचीव कर लेगी। उसकी वजह एक ये है कि क्या जो 1 लाख करोड़ रुपए की सरकार मान रही है कि शॉर्ट कमिंग होगी, उसका वो जो ग्रोथ होगी उसके जरिए वो 1 लाख करोड़ रुपए की भरपाई हो पाएगी कि नहीं? जी, लेकिन सर आप कह रहे हैं कि टैक्स फॉरगो जो है 1 लाख करोड़ के आसपास का है, लेकिन देखिए सरकार की झोली में सेस से और सरचार्ज से तो 4 लाख करोड़ या कहिए 5 लाख करोड़ के आसपास पैसा आता हुआ दिख रहा है, तो कहाँ लॉस हो रहा है सर? ये कहानी एक बहुत विचित्र है जिसको लेके कैग की रिपोर्ट में भी सवाल खड़े किए गए हैं। कहा गया है कि 4,90,000 करोड़ रुपए
2023-24 में सरकार को सिर्फ और सिर्फ सेस से और सरचार्ज से मिले हैं। और सबकी जरा आप चर्चा में आगे बढ़िएगा, बिल्कुल। लेकिन कुछ आंकड़े हैं सर। कहा जा रहा है कि कोविड के समय में ये रकम और ज़्यादा थी। उस समय कहा गया कि 2021-22 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय कहा गया कि 5 लाख करोड़ था उस समय। ये उस समय तो चलिए, उस समय जायज़ भी था। कहा जा रहा था कि सरकार के पास इनकम आने के जो है चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं, प्रोसेस थोड़ा डिरेल हो सकता है। इस वजह से कहा गया कि तमाम चीज़ों पर हम सेस लगा देते हैं, सरचार्ज लगा देते हैं। उस समय तो सही था, लेकिन अभी कहना कि सरचार्ज की अगर कमाई की मैं आंकड़ों को और डिकोड करूं सर, तो एक साल में तिगुनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 40,800 करोड़ से ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ हो गया है। बिल्कुल। क्यों? सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे सर कि क्या की रिपोर्ट क्या है, और दूसरी बात की सेस और सरचार्ज क्या है। अगर कुछ हमारे व्यूअर्स को नहीं समझ में आ रहा हो तो ये भी समझाइए कि व्हाट इज दिस। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सरचार्ज की जो कमाई है अकेले वही एक साल में 40,000 करोड़ से 1.25 लाख करोड़ पे पहुंच गई है। यानी कि आपको जो अमीर लोगों पे टैक्स लगाने का जो एक मसला है उसको सरचार्ज कहा जाता है। और इस तरह से, और सेस जो है वो खास पर्पजेस के लिए लिया जाता है, जैसे एजुकेशन सेस हो गया, आपका हेल्थ केयर का सेस हो गया, या अलग अलग गंगा की सफाई को लेकर भी सुना था हम लोगों ने। तो वो अलग अलग तरह की सरकार टैक्स लेती है, इसलिए ताकि कुछ खास पर्पजेस के लिए एक फंड क्रिएट किया जा सके। आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि किस खास पर्पस के लिए आप फंड तो जमा कर लेते हैं, लेकिन उस मद में पैसा खर्च नहीं हो रहा। बिल्कुल, वही उसी चीज़ को जो कैग ने अपनी रिपोर्ट में पॉइंट आउट किया है कि आपने जो 4 फंड हैं उनके लिए आपने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा किया, 2,40,000 करोड़ के आसपास इकट्ठा किया, और उसमें से खर्च किए या उन फंड्स में केवल डाला 344 करोड़ रुपए का ही जो पैसा है वो डाला। तो इस हिसाब से जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ हो रही है, क्या सरकार के उसका पैसे का अलग तरह से यूटिलाइजेशन कर रही है, और ये इसी चीज़ को लेकर कैग ने अपने सवाल भी उठाए। तो बड़ा आंकड़ा है सर, 3.69 लाख करोड़। कहा जा रहा है कितना पैसा उस फंड में नहीं डाला गया जिसके लिए आपने फंड रेज किया था, या तमाम तरह की चीज सरचार्ज लगाया था या सेस लगाया था। तो बिग नंबर सर। नहीं, दूसरी बात ये है कि अगर आप उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे तो फिर वो सेस, देखिए देश के लोग परेशान है इस बात से कि तमाम तरह के टैक्स का उनको सामना करना पड़ रहा है। अब उसमें आप टैक्स ले भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक नोबल पर्पस से टैक्स लिया जा रहा है, मान लीजिए एजुकेशन के लिए लिया जा रहा है, तो लोग सोचते हैं कि यार शिक्षा के लिए पैसा जा रहा है, चलो। लेकिन जब वो पैसा खर्च भी नहीं हो रहा है उस मद पे, तब ये सरकार की एफिशिएंसी पे भी सवाल उठाता है कि आखिर आप जिस पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हैं पैसा, लोग दे रहे हैं पैसा अपनी जेब में से निकाल के आपको, और वो पैसा जिस इंटेंडेड पर्पस के लिए लिया जाना है वहाँ भी सॉल्व नहीं हो रहा है। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए पैसा लिया जा रहा है, लेकिन वो क्या वहाँ यूटिलाइजेशन हो रहा है उस पैसे का? तो ये कुछ गंभीर सवाल हैं। और सेस और सरचार्ज की जो कहानी है, ये मुझे लगता है कि सरकार के पास अगर 5 लाख करोड़ रुपए का फंड है, इसका एक साल में 4.9 लाख करोड़ का फंड अगर आया है, तो आप क्या इस पर भी लोगों को राहत नहीं दे सकते क्या जी? या कुछ जगहों पे जहाँ पे आप बचा सकते हैं वो क्या नहीं उसका राहत दी जानी चाहिए? क्योंकि सरकार तो हर मामले में पल्ला अपना एक तरह से झाड़ लेती कि भाई ये चीज़ कम नहीं हो सकती, या यहाँ पे हम टैक्स कम नहीं कर सकते, या प्राइस कम नहीं कर सकते। अब प्रवीण सर आपसे द बिगर पिक्चर पर सवाल पूछते हैं। जिस तरह से अभी जो युग चल रहा है सर, द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ का समय चल रहा है, टैरिफ को लेकर चिंताएं जो हैं अपने चरम पर हैं, और उसी के साथ जोड़ लीजिए 12.75 लाख तक की जो अगर कमाई है तो उस पर आपको छूट देने की बात हो, उस पर आप जोड़ लीजिए 8वें वेतन आयोग को लेकर जो कहा जा रहा है कि उसको लाया जाएगा। इन तमाम तीनों चीज़ों का जो बोझ सरकार के खजाने पे पड़ता हुआ दिखेगा, क्या उसको हम लोग मीट करते हुए नजर नहीं आएंगे जो इस तरह का सरप्लस अमाउंट आता हुआ दिख रहा है? नहीं, लेकिन सरप्लस अमाउंट आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए सरचार्ज का अमाउंट तो ऐसा है कि जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सेस का पैसा है, जो किसी खास हेल्थ केयर के लिए मान लीजिए सेस आप कलेक्ट कर रहे हैं, और वो हेल्थ केयर पर खर्च भी नहीं हो रहा है, तो आप लोगों से पैसा ले रहे हैं लेकिन उसका जो इस्तेमाल होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। तो सरकार को इन चीज़ों पे सोचना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और इस बात को कई बार मैं कहता भी हूँ कि जो इस देश में महंगाई है वो गवर्नमेंट ओरिजिनेटेड महंगाई है, सरकार की क्रिएट की हुई महंगाई ज़्यादा है, वास्तविक महंगाई कम है। सरकार जिस तरह से लेयर्स ऑफ टैक्सेस है जो जिस तरह का, उस पर एक पूरा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने की अब ज़रूरत है
बड़ा टैक्स का दायरा बढ़ रहा है। देखिए, चाहे आप अकेला इसको देख लीजिए, एसटीटी का मामला देख लीजिए, पिछले साल रिकॉर्ड कमाई हुई एसटीटी के जरिए, इस साल भी नंबर कम नहीं है। एक बार मार्केट्स फिर रिकवर किए हैं तो एसटीटी में नंबर आने लगा है। आपने बताया 22,362 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन सर एसटीटी का आपने जिक्र किया तो टारगेट तो रखी हुई है सरकार 78,000 करोड़ के आसपास, 80,000 करोड़ के आसपास हम नहीं, तो सरकार ने टारगेट रखे थे पिछले साल के हिसाब से, जब मार्केट्स जो है वो बुलिश थे और अच्छी खासी कमाई यहाँ से हो रही थी। लेकिन अब चूंकि उसके बाद से मार्केट्स में भी गिरावट आई और अब थोड़ा रिकवर होना शुरू किए, प्लस अनसर्टेनिटी बहुत है। इसके बावजूद अभी आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने हुए हैं एक तरह से, और आधा महीना हुआ आपका अगस्त का। उसमें अगर आपको 20,000 करोड़ से ऊपर की कमाई हुई है तो अगले आपको 8 महीने में 40,000 करोड़ या 50,000 करोड़ की कमाई भी हो सकती है। तो सरकार उस टारगेट के आसपास भी पहुंच सकती है। टारगेट भी बहुत बड़ा है। पिछले साल जहां तक मुझे याद है 54,000 करोड़ की 2024-25 में 54,000 करोड़ रुपए के आसपास सरकार को एसटीटी से मिला था जी। तो शेयरों से कमाई का भी सरकार ने अच्छा खासा वो निकाला है तरीका, और ये टारगेट भी सरकार मीट कर सकती है, पा सकती है। थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल हो सकता रह जाए 1,000-2,000 करोड़ का, लेकिन हो सकता है कि 80,000 करोड़ भी सरकार की किटी में आ जाएं। ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% के टैरिफ की आलोचना की। इसके अलावा उन्होंने इसे सिर पर बंदूक रखने वाली रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि सिर पर बंदूक रखकर बातचीत नहीं की जाती। भारत चाहे तो रूस से तेल खरीदना कम या बंद भी कर सकता है, लेकिन अमेरिका द्वारा अपनाया जा रहा रवैया सही नहीं। प्रवीण सर, अमेरिकी सरकार ने भले ही भारत पर भारी भरकम टैरिफ का ऐलान कर दिया, लेकिन वे अभी भी भारत के साथ व्यापार समझौता करने के लिए छटपटा रहे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में अड़ियल रुख अपनाए हुए। इसके अलावा उन्होंने बड़ा संकेत ये भी दिया प्रवीण सर कि अक्टूबर तक टैरिफ वार्ता पूरी होने की भी उम्मीद है। आपसे समझना चाहेंगे सर कि पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं। फर्स्ट आप रिएक्शन दीजिएगा रघुराम राजन पर और उसके बाद आप आइएगा वित्त मंत्री साहब वाले बयान पर। नहीं, पहले इसमें जो कमेंट है वो वित्त मंत्री उनके जो बयान है उस पर देना ज़्यादा जरूरी है, और वो ताज़ा मामला है अपडेट, उसमें कमेंट दिया जाना पहले ज़्यादा जरूरी है। और बात यह है कि अड़चन भारत की तरफ से असल में नहीं है। इस ट्रेड डील को लेके भारत ने जितनी कोशिशें की वो शायद ही किसी दूसरे मुल्क ने की होंगी जी। आप याद कीजिए, जुलाई भर भारत की टीम अमेरिका गई, वित्त मंत्री का भी अमेरिका का दौरा हुआ, पीयूष गोयल कई दफ़ा अमेरिका जा चुके हैं, जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उनकी टीम, स्पेशल सेक्रेटरी जो अपॉइंट किए गए ट्रेड डील के लिए अमेरिका के साथ, उनका कई बार अमेरिका जाना हुआ, वहाँ लंबे बैठकें चली, बातचीत हुई। भारत और अमेरिका के बीच में अगर ट्रेड डील नहीं हो पाई या हो पा रही है, अड़ंगा लगा हुआ उसमें, तो दरअसल उसके पीछे जो पूरी वजह है वो है ट्रंप का अड़ियल रुख या ट्रंप का एक तरह से रिवेंज पॉलिटिक्स करना भारत के साथ। क्या पूरा मसला ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए एंडोर्स करने के पीछे फंस गया? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ये चाहते थे कि भारतीय, और इस तरह की रिपोर्ट्स आई है कि जब कनाडा से क्रोएशिया के लिए प्रधानमंत्री मोदी जा रहे थे जून में, तब उनको कहा गया था कि आप स्टॉप ओवर कीजिए वाशिंगटन में। वाशिंगटन में उस वक्त आसिम मुनीर को बुलाया हुआ था अमेरिकी राष्ट्रपति ने डिनर के लिए। माना ये जा रहा था कि वो उसके जरिए उस वहाँ पर ही, जिस तरह से अभी अजरबैजान और एक दूसरे देश के साथ जो बैठक हुई और वहाँ पे उन्होंने एंडोर्स किया कि साहब ट्रंप जो है वो डिज़र्व करते हैं पीस प्राइज़, क्या वैसा कुछ अचानक करने वाले थे ट्रंप की पीएम मोदी होते एक तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो है वो इलेजिटिमेट रूलर जिसको हम कहेंगे, जिसकी वैधानिक कोई मान्यता नहीं है, जो लोकतंत्र से चुना हुआ बंदा नहीं है, शख्स नहीं है और मिलिट्री रूलर है, उसको उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी के बैठ के और ट्रंप इस चीज़ को कराते कि साहब आप बताओ क्या मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए कि नहीं जी। तो सरकार इस चीज़ को असल में भांप गई उस वक्त, और मोदी जी वहाँ उन्होंने डिक्लाइन किया उनका इनविटेशन और सीधे क्रोएशिया, वहाँ से पूरी की पूरी फूट एक तरह से जिसको कहते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास पैदा शुरू हुई। इसमें भारत की कोई गलती है नहीं जी।
अफसर आते हैं रघुराम राजन साहब के बयान पर, ये कह रहे हैं कि अगर भारत मान लीजिए झुक भी जाता है अमेरिका के सामने तो वो ऐसा लगेगा कि दबाव के सामने वो झुकता हुआ नज़र आ रहा है। फिर उन्होंने एक बात ये कही कि ऐसे थोड़ी ट्रेड डील होती है, आप सर पर बंदूक रखकर आप थोड़ी बातचीत का अलग डायलॉग का प्रोसेस अलग होता है। बिल्कुल, रघुराम राजन बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और वो एक चेतावनी भी दे रहे हैं। ये उन्होंने एक तो बात ये कही जिसको लेके कई तरह की चीज़ें भी सामने आई। एक मसला ये सामने आया कि अगर भारत रशियन ऑयल की सप्लाई रोक देता है, नहीं खरीदता है, तो भारत को करीब $5 अरब का झटका लग सकता है। एक बात ये, लेकिन उसमें अब जो गैप रह गया है, जो डिस्काउंटेड ऑयल भारत को मिल रहा था वो बहुत ज़्यादा गैप रह नहीं गया है। पहले सर $20 से $25 के आसपास का था, वो अब लगता है कि $5 से $10 के बीच का इतना है। ही आपका 5-60 जो डॉलर पर बैरल का गैप रह गया है। तो अब रघुराम राजन का ये कहना है कि अगर भारत चाहे जी कि ठीक है साहब ट्रंप की ही बात माननी है, तो रशियन ऑयल को इंपोर्ट करने से रोक सकता है। ये फैसला ले सकता है कि ठीक है नहीं ऑयल को इंपोर्ट करना, उसको भारत झेल सकता, कोई बहुत भारी असर पड़ने वाला नहीं है। जो थोड़ा बहुत गैप होगा उसको मैनेज कर लेगा, भारत उसके लिए तैयार है। लेकिन मसला इस बात का है कि क्या इससे बात बनेगी, क्या रशियन ऑयल का इंपोर्ट रोक ले, क्योंकि ट्रंप के मन में क्या केवल और केवल भारत की रशियन जो ऑयल की, क्योंकि वो तो भारत पहले से भी कर रहा है। आप बात समझिए कि जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, भारत तो तब से ले रहा तेल, जबकि उस समय रूस पर सैंक्शंस लगा दिए गए थे। सैंक्शन तब के अभी भी लगे हुए हैं, अब एडिशनल सैंक्शन लगाए हुए हैं। लेकिन ट्रंप को 20 जनवरी से ट्रंप ने ओथ ली जी, ठीक है, उनका जो ताजपोशी हुई 20 जनवरी से लेके जुलाई तक या अगस्त तक भी तो भारत तेल ले ही रहा था। अचानक से रशियन ऑयल बोन ऑफ कंटेंशन कैसे बन गया? तो ये मसला असल में रूस के तेल का है नहीं जी, जी। और क्या मान लीजिए अभी जब 15 तारीख को मीटिंग होने वाली है अमेरिका की और पुतिन साहब की, तो क्या उसमें अगर पीस डील के लिए कुछ चीज़ें निकलती हैं तो क्या सैंक्शंस वापस लिए जाएंगे कुछ, तब क्या ट्रंप भारत को छूट दे सकते हैं? वैसा दरअसल होगा नहीं। लेकिन जी, जी। मसला क्योंकि इस चीज़ का है ही नहीं। ओके सर, मसला इसमें पूरा का पूरा जो नहीं, एक और स्टेटमेंट भी है सर, उसको भी डिकोड आपसे हम करवाएंगे। वो कह रहे हैं कि भारत और ब्राज़ील की तो लगातार वो आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप। उन्होंने कहा कि ये दोनों जो देश हैं अमेरिका विरोधी जो ब्रिक्स का गुट है उसका ये हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसलिए हमने ब्राज़ील पर भी 50% का टैरिफ लगाया और भारत पर भी लगा दिया 50% का टैरिफ। नहीं, ब्राज़ील को कर रहे हैं। देखिए ब्राज़ील में एक और मसला भी है। ब्राज़ील में जो वहाँ के जो इससे पिछले जो राष्ट्रपति थे आपके जेआरएम बोल्सोनारो, उनको लेके वहाँ कोर्ट में उनके खिलाफ कई तरीके के आरोप हैं बोल्सोनारो के अगेंस्ट, और अमेरिकी राष्ट्रपति बोल्सोनारो का सपोर्ट करते हैं ट्रंप, और बोल्सोनारो को वहाँ की कोर्ट ने उनको जेल में डालने, उनका अभी ट्रीटमेंट भी चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो वहाँ तो एक वो मसला भी, और ब्रिक्स का तो एक एडिशनल केस है ही वहाँ, क्योंकि ब्रिक्स की बैठक हुई। पूरा मसला असल में भारत के साथ अगर आप देखें तो यही बैठता है, ब्राज़ील के साथ भी इसी तरह की चीज़ें हैं, और उन्होंने वहाँ पे भी 50% का टैरिफ लगाया हुआ है। अब देखना ये होगा कि इसमें चीज़ें सुलझेंगी कैसे भारत और अमेरिका का वे अहेड क्या है। जो चीज़ रघुराम राजन कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए अमेरिका भी इस चीज़ को सस्टेन नहीं कर सकता, जिसको वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं भारत को, उसके साथ इस तरह का व्यवहार या उसके साथ आप इस तरह की डीलिंग इस तरह से करें जिसके साथ ट्रेड डील ही ना कर पाएँ, तो वो चीज़ें किस तरह से चलेंगी, सस्टेनेबल नहीं है। दूसरी चीज़ वो बड़ी ये कह रहे हैं कि भारत अगर रूस का तेल लेना बंद कर देता है तो भारत में घरेलू लेवल पे एक पॉलिटिकल जो है वो क्राइसिस क्रिएट हो सकती है, जहाँ पे कि लोगों के अंदर असंतोष इस बात का पैदा हो कि भारत जो है वो अमेरिकी दबाव के आगे झुक गया। एग्जैक्टली। तो वो एक उसकी वार्निंग देते हुए नज़र आ रही है। लेकिन पॉजिटिव नोट ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गुस्सा शांत होगा और फिर से वार्ता जो है स्टार्ट होगी, यानी बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। और जैसा कि आपने एक और पॉइंट आपने बता ही दिया कि 50% वाला जो बर्डन है वो दोनों देश जो है उसका बर्डन जो है उठा नहीं सकते हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के इस्तेमाल पर गाड़ी का इंजन खराब होने और ऐसे वाहनों के लिए इंश्योरेंस कवर न मिलने की खबरों के बाद आज पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान आया है।
मंत्रालय ने कहा कि 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी E20 बेहतर है। सरकार का कहना है कि इससे वाहनों को बेहतर पिकअप और स्मूथ राइड क्वालिटी मिलेगा और तो और कार्बन एमिशंस भी 30% कम होगा। और जहां तक बात रही इंश्योरेंस की, तो मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि E20 के इस्तेमाल से बीमा दावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे पूरी ये कहानी है क्या, क्रोनोलॉजी जो है इसका वो समझाइए, तब आइएगा E20 वाले ताज़ा बयान पर। नहीं, देखिए, पेट्रोल को लेके E0, E10, E20 जो जिसमें जीरो ब्लेंडेड ऑयल है 10% और वो, अब इसको लेके असल में सोशल मीडिया पे एक अप्रोच शुरू हुआ पिछले कुछ दिनों में। आप समझ के चलिए कि लगभग एक हफ्ते से इसको लेके लगातार वो चल रहा है। बड़े पैमाने पे लोग अपनी जो गाड़ियां खरीदे थे सर, उसका जो उस समय जो डेटा मिलता है उसका स्क्रीनशॉट डालें। हाँ। और उसमें कहे कि देखिए इसके जो गाइडलाइंस है उसमें लिखा हुआ है कि अगर इससे ऊपर का अगर आपने पेट्रोल डलवाया, ब्लेंडेड पेट्रोल डलवाया, तो फिर आप मेरे पास क्लेम करने के लिए मत आइएगा। इसी के साथ दूसरा वादा ये भी किया गया कि इंश्योरेंस कंपनियों का भी एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है सर, एको का है, मैं नाम लेना चाहूँगा, उसकी वायरल भी है, मैं दिखा पाऊंगा। वो कह रहे हैं कि भाई अगर इससे जुड़ा हुआ अगर कोई मामला आता है और क्लेम अगर आप रेज करिएगा तो फिर हमसे मत उम्मीद कीजिएगा कि हम आपका क्लेम सेटलमेंट करें। तो लोगों में पैनिक की स्थिति आ गई, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई पेट्रोल हम कहाँ से डलवाएं। कहीं सभी जगह सर पेट्रोल में ये थोड़ी लिखा हुआ है कि यहाँ पर 20% ब्लेंडेड है, 10% ब्लेंडेड है, 0% ब्लेंडेड है। आदमी जाता है और आदमी सीधा ले मैन में पूछता है सादा पेट्रोल है या प्रीमियम। बिल्कुल, इसमें मसला असल में इसमें तीन बड़े जो सवाल हैं या तीन बड़ी चीज़ों को लेके बात जो उठ रही है या जो सरकार को घेरा जा रहा है, तीन चीज़ें हैं। पहला सवाल ये है जिससे सरकार को कटघरे में घसीटा जा रहा है, वो ये है कि आप 20 लाख, 18 लाख, 15 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं, महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, उस पर सरकार को हैवी टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद आपके जो तेल आप डला रहे हैं वो ये सोच के डला रहे हैं कि मेरी गाड़ी 10 साल 15 साल, भाई पेट्रोल गाड़ी है तो 15 साल चलाने की परमिशन है, 15 साल के लिए मैं अच्छे से मेंटेन रखूंगा, सब चलेगी। लेकिन जो तेल डला रहे हैं क्या वो आपकी गाड़ी के इंजन को ख़राब कर रहा है? तो आप तो बेहतर अपनी तरफ से पूरी टैक्स और सारे जो चार्जेस वगैरह दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो तेल डाला जा रहा है वही उसमें एथेनॉल है और एथेनॉल की वजह से इंजन खराब हो रहा है। अब इंजन खराब हो रहा है, कंपनियां कह रही हैं कि साहब अगर इंजन खराब होगा E20 ऑयल की वजह से तो आपका जो गारंटी है वो वारंटी जो है वो वॉइड हो जाएगी, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें आई जिस पे आज सरकार ने एक बड़ा बयान भी दिया जी। तो एक मसला ये था। दूसरा मसला ये था कि साहब गन्ने का रस क्यों मिला रहे हो तेल में? और आप जब गन्ने का रस मिला रहे हो तो गन्ने का रस तो आ रहा 10 रुपये 20 रुपये का, और आपने कीमतें कम की नहीं। तो जो प्राइस गैप, मान लीजिए आपका पर्पज़ ये था कि इससे जो इम्पोर्ट बिल है वो सब्सटेंशियली डाउन करेंगे, तो उसका फ़ायदा कंज्यूमर्स को कैसे मिल रहा है? आप तो खरीद रहे हो सस्ता और जनता को मिल रहा तेल उसी भाव पे। इसमें एक और पॉइंट जोड़ लीजिए सर, जिस समय क्रूड ऑयल की कीमतों में भी गिरावट आई थी, कहा गया था कि एक समय था कि 120 के आसपास हुआ करता था, अब 60 के आसपास है, सीधे आधा हो गया। लेकिन कोई फायदा जो है नीचे तबके के लोगों को नहीं मिला, लोगों को नहीं दिया। तो दूसरा मसला आया प्राइस का कि आखिर तेल की कीमत कम क्यों नहीं हो रही है। तीसरी बात आई कि साहब मैंने महंगी गाड़ी खरीदी, मुझको ये ऑप्शन सरकार के, अगर आप मिला रहे हो तो लोगों के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि जिसका मन नहीं है, कोई चाहता है कि वो प्योर पेट्रोल खरीदे, तो आप उसको भले 2 रुपये 4 रुपये आप उसको और महंगा दे दीजिए। लेकिन जो बंदा चाहता है कि उसकी गाड़ी का पिकअप तेज हो, जो गाड़ी का इंजन जिसका सही सलामत रहे, क्योंकि कोई स्टडी कोई ऐसी चीज़ तो पेश कर नहीं रही सरकार, तो वहाँ पे क्या हमको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाना चाहिए? लोगों से बिना पूछे, बिना किसी तरह का राय मशवरा किए, बिना किसी बड़ी प्रॉपर स्टडी के आप इसको कर रहे हो। तो तीसरा मसला था ऑप्शन का कि लोगों को एक ऑप्शन मिलना चाहिए। ये तीन बड़े मसले असल में इसमें माइलेज को लेकर भी बात आ रही थी सर। हाँ, माइलेज को लग रहा था कि माइलेज कम हो रहा है, लेकिन उस पर आज सरकार का बयान आया कि इसके और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ड्राइविंग का आपका तरीका, वाहन का रख रखाव यानी आप मेंटेन करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, टायर का प्रेशर तक भी सरकार ने बोल दिया कि कम है ज़्यादा है तो उससे भी आपका फ्लक्चुएट होता है। अलाइनमेंट और एयर कंडीशन की यूज़ को भी सरकार ने कोट किया है कि भाई ये फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं गाड़ी की माइलेज को, ना ही E20 ब्लेंडेड पेट्रोल। नहीं, तो सरकार ने आज इस पर एक विस्तृत जवाब दिया है, ऑयल मिनिस्ट्री की तरफ से इस पे को लेके एक जवाब
बड़ा लंबा चौड़ा आया, जिसमें कम से कम 2 मसलों को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। पहला आपका यही कि आपका क्या इंजन ख़राब हो जाएगा, क्या आपका जो क्लेम है वो वॉइड हो जाएगा इंश्योरेंस का, और दूसरा मसला कि साहब प्राइस कम क्यों नहीं हो रहे। तो एक तो सरकार ने ये कहा है कि उसमें 2-3 चीज़ें बताई। उसमें उन्होंने कहा है कि ये कहना कि इससे पिकअप नहीं बढ़ता या बाकी चीज़ें, वो निराधार है। ये एक्सेलरेशन बढ़ाता है जब आप उसमें एथेनॉल ब्लेंड करते हैं 20%। सर, इससे गाड़ी का एमिशन कम होता है। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि E10 पेट्रोल के मुकाबले E20 में 30% का कार्बन एमिशन कम हो जाता है। तो एक सरकार का जो ग्रीन इनिशिएटिव है उसमें मदद मिल रही है। तीसरी सरकार ने जो बड़ी बात कही है वो ये कही है कि ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिसमें ये पता चले कि जो माइलेज है वो सब्सटेंशियली डाउन हो रहा हो, सिग्निफिकेंट उसमें उस पर इम्पैक्ट आ रहा हो। बोले ऐसा कुछ नहीं है, केस टू केस जो आपने बताया कि साहब आपका गाड़ी चलाने का तरीका और बाकी चीज़ों पे निर्भर करता है। बाकी एथेनॉल की वजह से जो डाउन है लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं है। तो एक तो ये चीज़ बता दी। दूसरी चीज़ सरकार ने ये बता दी कि साहब कीमतें, जो तेल है आपको जो पेट्रोल मिल रहा है उसका, उसमें गन्ने का रस मिलाने के बावजूद, जो कि जनता सोशल मीडिया पे बार बार कहती है कि साहब गन्ने का जूस मेरे तेल में क्यों है, तो वो मिलाने के बावजूद आपका तेल की कीमतें कम क्यों हैं, क्यों नहीं हो रही। तो उसमें उन्होंने कहा है कि साहब जो हम एथेनॉल खरीद रहे हैं उसकी कीमत ही 71 रुपये के आसपास बैठ रही है, उसको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जोड़ के, और पेट्रोल जो है वो 54 रुपये के आसपास, उसका अगर आप कमीशन वगैरह का पोर्शन हटा लेंगे तो 54 रुपये या 58 रुपये के आसपास बैठ रहा है। तो एथेनॉल महंगा पड़ रहा है पेट्रोल के मुकाबले। इसके बाद इसी वजह से सरकार अब उस पर तेल पे आपको पेट्रोल पे कोई छूट नहीं दे पा रही। हालांकि सर, सरकार ने ब्राज़ील का भी एक उदाहरण दिया, कहा कि वहाँ भी देखिए लंबे समय से E27 ईंधन का सफलतापूर्वक उपयोग हो रहा है और कोई बड़ी समस्या सामने देखने को नहीं मिल रही है। मंत्रालय ने ये भी कहा कि हुंडई, टोयोटा और होंडा जैसी कंपनियां पहले से ही वहाँ मतलब अपने वाहन बेच रही, तो वहाँ भी ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही। और जहाँ तक जिस बात आ रही है सर कि इंजन बैठ सकता है या रस्टिंग की बात आ सकती है, उसके अलावा भी मंत्रालय ने यह भी कहा कि जिस पार्ट की आप बार बार उदाहरण दे रहे हैं कि भाई वो ख़राब होगा, वो रबर से जुड़ा हुआ मामला है और उसकी लागत बहुत कम है, मतलब नॉमिनल चार्जेस होती हैं, तो उससे वो आप रिप्लेस करा सकते हो। तो वो उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जिस हिसाब से आप कहिए कि 20 या जो एथेनॉल है उसकी ब्लेंडिंग को रोक दिया जाए सर। और जिस तरह से सर हम आपसे भी समझना चाहेंगे, नितिन गडकरी तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एथेनॉल को लेकर काफ़ी विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए रहते थे, अपनी उंगलियों पर वो कैलकुलेट करते हुए बताते रहते थे, देखिए इससे कितने फ़ायदे हैं और इसलिए मैं पुश करता हुआ नज़र आ रहा हूँ। तो लगातार जो सरकार का जो रुझान है और द वे फॉरवर्ड, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या विजन क्लियर है या नहीं है? नहीं, सरकार ने एक और बात कही है कि जो नॉर्मल पेट्रोल है उसका जो ऑक्टेन जो है नंबर वो 84 के आसपास है, 84.4 है, जबकि E20 ऑयल अगर आप डालते हैं पेट्रोल तो उसका ऑक्टेन जो है वो 108 मतलब 108.5 है। तो ऑक्टेन से ये पता चलता है कि गाड़ी कितना चार्ज अप होगी, कितना तेज़ी से स्पीड अप होगी, तो वो चीज़ तो वहाँ पे भी सरकार की सफाई है। देखिए मसला ये है कि लोगों में असल में इस मामले को लेके एक वो है, आशंका भी है, चिंता भी है। आशंका इस बात की है कि क्या उनकी गाड़ियाँ जल्दी ख़राब होंगी, क्या गाड़ियों के इंजन ख़राब होना शुरू हो जाएंगे इतना तेल। और दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है साहब आप बेचिए E20 तेल, लेकिन ऑप्शन दीजिए कि लोग जिनका मन नहीं है कि मुझे नहीं डलवाना E20 वाला या एथेनॉल ब्लेंडेड ऑयल, और बाकी मेरी जो गाड़ी है वो BS6 है या जो सरकार के तय मानक हैं उस पे आपके एमिशन पे, उस मानक पे बनी हुई गाड़ी है, तो एक डिमांड तो लोगों की सही जान पड़ती है कि भाई कम से कम आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि जहाँ पे आप प्योर पेट्रोल जिसको चाहिए वो आप दे सकें। बाकी ऑक्टेन लेवल कम है, ज़्यादा है, क्या चीज़ें हैं वो अलग कहानी है। तो ऑप्शन के लेवल पे भी बात सही है। दूसरी बात यह है कि अगर आप एथेनॉल का प्राइस देखेंगे तो पिछले मैं अगर देखूं 5, 7, 8 साल में एथेनॉल के प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। कभी 34-35 रुपये पे सरकार परचेज करती थी एथेनॉल को, अब अगर वो 71 रुपये आज सरकार बता रही है, तो इतना इजाफा एथेनॉल के प्राइसेस में क्यों है? उसकी एक वजह है, शुगर के प्राइसेस को अगर आप देखोगे तो शुगर के प्राइसेस इतने नहीं बढ़े। शुगर के आप 7-8 साल पहले भी 40 रुपए पे थी, अभी भी 40-50, अभी भी 40 ही है, और 10 साल पहले भी 30-40 रुपए के आसपास थी।
तो शुगर की कीमतें अगर नहीं बढ़ी तो एथेनॉल के प्राइसेस इतने ज़्यादा कैसे बढ़ रहे हैं? क्योंकि आखिर में तो ये एक बाय प्रोडक्ट ही है, गन्ने का वही है। लेकिन इसका फ़ायदा एक असल में, और जो सरकार ने बताया है कि देश के किसानों की कमाई को, और अगर आप पिछला इतिहास उठा के देखेंगे, एक वक्त हुआ करता था जब देश का शुगर सेक्टर हाईली रेगुलेटेड हुआ करता था, कंट्रोल से चीनी मिलती थी। हाँ, कोई मिल कितनी शुगर बेच पाएगी ओपन मार्केट में, ये कोटा सरकार तय करती थी। तो उससे उसको रेगुलेट किया। पहले गन्ना किसान अपने बकाए को लेकर संघर्ष किया करते थे, वो दौर भी धीरे धीरे अब आपको वो खबरों में भी नहीं दिखाई देता कि गन्ना किसान अपने बकाए के लिए सड़कों को जाम कर रहे हैं या जो मिल्स हैं वो घाटे में चल रही हैं जी। तो एथेनॉल के पेट्रोल में ब्लेंड होने से किसानों की कमाई पे भी फर्क पड़ा है, जाहिर तौर फायदा हुआ है। और जो पूरा का पूरा जो शुगर इंडस्ट्री थी वो भी दरअसल एक सस्टेनेबल मॉडल में आती हुई दिखाई देती है। और अपना राजस्व भी तो बच रहा है सर, कम तेल मंगवाना पड़ रहा है। बिल्कुल, इम्पोर्ट बिल सरकार का कम हुआ ही है। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन। पहली महिला फाउंडर हैं जो अपनी म्यूचुअल फंड की एएमसी लेकर आ रही है। 16 साल की उम्र में आई स्टार्टेड वर्किंग। सीए फाउंडेशन में मुझे फर्स्ट लेडी कैंडिडेट का खिताब भी मिला। उन लोगों को, उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो आपको देख रही हैं? ऐसे दिन भी देखे हैं जहां हमें पता चलता कि भूख क्या होती है। मेरा डायरेक्ट इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो जीरो है। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प लेती हूँ। वोलेटिलिटी एसआईपी इन्वेस्टरों के लिए बेस्ट टाइम होता है। कहीं आपको लगा क्या कर रही हूँ मैं, फंस गई हूँ क्या? आई एम द फर्स्ट वन टू गेट एजुकेटेड इन माई फैमिली। तुम्हारा पैसा तुम्हारा पैसा, मेरा पैसा मेरा पैसा। मेरे पैसे के साथ क्या करना है, कहाँ खर्चा करना है, नो जॉइंट अकाउंट, नो आस्किंग मी कि मैं क्या करने वाली हूँ। तरीका है अपने आप को बिजी रखने का, अपने आप को निखारने का, अपने आप को अपनी दुनिया के सामने रखने का।